छात्रों, आइए अब हम हिमांशु जोशी द्वारा लिखित जो रथ चक्र कहानी है उसके दूसरे अंश में आगे बढ़ते हैं। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा ना। मेरी समझ में बात नहीं आई। भैया पढ़ने जाएं यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे, यह बात समझ नहीं आई। असल में लेखक जिस समय की बात यहाँ पर कह रहा है उस समय लेखक भी बहुत छोटा था, बचपन का समय था। फिर आगे भैया कहते हैं, तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देख न, बाबा बूढ़े हो गए। इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम नहीं हो पाता। मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। तो एक बड़ा भाई अपना छोटा भाई को किस तरह से समझाता है, यह यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग इसको बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोलते हैं, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चलें। बाबा का दिल नहीं दुखाना है रे। मैं खूब परिश्रम करूंगा और तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं घर भी आ जाया करूंगा, फिर हम साथ में खेलेंगे। इस तरह से बड़े भैया जो है लेखक का, वह लेखक को उसका छोटा भाई को समझाया करता था और कहता था कि पिताजी असल में हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। बाबा भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए मैं खूब परिश्रम करूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और तू भी मेहनत कर। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो यह जो परेशानियां हैं ये सब दूर हो जाएंगे। और इस तरह से बड़ा भाई एक छोटा भाई को समझाना चाहता है। और नीचे लेखक लिखता है कि और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़ा पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता ऐसा था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। तो ऐसा ही होता है जब घर का कोई जो मेन इंसान है, जो आदमी किसी भी घर में जब किसी छोटे बच्चे का पिताजी अगर चला जाए तो चले जाने के बाद उसके पिताजी जो काम करवाना चाहते थे, जो बातें अपने दिमाग में सोचते थे, उन सब का असर ज़रूर उसके बच्चों पर पड़ता है और वे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसी ही बात यहाँ पर भी हुई है। बड़े भैया उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, 3 साल ही बड़े थे लेखक से, लेकिन पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकमें दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तो यहाँ पर अब जो स्थिति है उनकी पिताजी चले जाने के बाद, उसके बारे में लेखक कहता है कि जिस तरह पहले जिस तरह सब कुछ ठीक से चलता था अब भी उसी तरह ठीक से चलने लगा। मतलब बाबा जो उनके दादाजी थे
वे न दिन देखते न रात, मतलब हर समय काम करते हुए पैसा फिर से कमाने लगे। और जिस तरह से पहले मेहमान आते थे उसी तरह मेहमान भी आने लगे। जिस तरह से बहू बेटियां को दी जाती थी उसी तरह फिर से लुटाने लगे। और पाठशाला अस्पताल की चंदा भी उसी तरह दी जाने लगी जिस तरह पहले दी जाती थी। तो सब कुछ ठीक तरह चलता रहता था। लास्ट में 1 साल बाद उनके जो बड़े भाई थे, लेखक के जो बड़े भाई थे, उनका परीक्षा का परिणाम आया, मतलब रिजल्ट जब आया तब बूढ़े बाबा के आंसू आंसू छलक आए, मतलब खुशी के मारे रो पड़े। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, फर्स्ट क्लास पाया था। और वजीफा मतलब छात्रवृत्ति भी उन्हें मिलने लगा था। इसलिए बाबा सबके पास जाकर के अपने पोते का बखान करते थे, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपनी पिता की तरह। तो ऐसी ही स्थिति होती है। घर के जब बच्चे अच्छे पढ़ने लगते हैं तब घर के लोग अपने बच्चों की जो प्रशंसा है वह जरूर करते हैं। और आगे लेखक कहता है, मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्चते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। 2 बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तक दोहराते रहते थे। मतलब बाबा हमेशा कहते रहते थे। पास पड़ोस के लोगों ने, अब देखिए अब कहानी में जो रोचकता है वह आने लगती है। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। मतलब उस तरह की यह एक हर घर का एक काम है कि हर लोग अपने घरों में बगीचे लगवाते हैं। बगीचे का मतलब यहाँ पर जो फलों के फूलों के जो पौधे लगाया करते थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगवाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा ने फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे सब किसी को अच्छे फलों की पौधा लाने को कहते थे। दुकान की छत की मरम्मत पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया। तो ये सब काम अब होने लगे। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेव और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे मलाटों की पौधा वहीं लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। तो यहाँ पर एक बात की जानकारी हमें मिलती है, वह यह है कि लेखक के पिताजी का नाम था नरेंद्र, जो फौज में थे और वे मर चुके हैं। उनके मरने के बाद भी उनके बाबा मतलब दादाजी क्या कहते हैं कि हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन में लगे मलाटों की पौधा का वहीं लाया था चौबटिया से। चौबटिया एक जगह का नाम, वहाँ से उसने एक मलाटों का पौधा लाया था। अब वे फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब लेखक कहता है कि बड़े भाई पढ़ लिख करके अब वे भी फौज में चले गए। धीरे धीरे उनकी पदोन्नति हो गई। मैंने भी दिल्ली में नौकरी कर ली। इसी बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ ही रह गई थी, बिल्कुल अकेली। अब एक सदस्य और कम हो गए। कौन? जो बाबा जो बूढ़े हो चले थे वे भी अब मर गए। अब बच्चे बड़े हो गए। बड़े भाई फौज में भर्ती हो गया और लेखक जो हिमांशु जोशी है, जिसका नाम यहाँ पर जीतू लिखा गया है, वह भी दिल्ली में नौकरी कर ली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया था। और अपनी माँ से वह कहते हैं, तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ, तपन का कोई भरोसा नहीं।
आज यहाँ तो कल वहाँ, तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। तो ये उनकी माँ की बात है। यहाँ पर एक नाम और आया, तपन। तपन कौन था? लेखक का बड़ा भाई, जो लेखक को समझाया करता था। इसके पहले हम लोगों ने देखा। तो लेखक का बड़ा भाई जिसका नाम तपन है, उसका कोई भरोसा नहीं। मतलब क्योंकि वो फौज में है, तो आज यहाँ तो कल वहाँ, इसलिए उसके साथ माँ रह नहीं सकती। और लेखक जो है वो शादी अभी की नहीं, तो इसलिए उसकी माँ चाहती है कि मैं अब कुछ दिन जो बच गए हैं, बस यहीं मुझे रहना है। ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। फिर लेखक कहता है, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो, जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बड़े भैया को भी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें न पता नहीं था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गईं, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आईं। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास न आने पाई। तो यहाँ पर लेखक का जो बड़ा भाई है तपन, उसके बारे में कही गई है बात कि उसने अपनी ही फौज में काम कर रहे किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी, जो केरल से थी। और वह उनके भाभी के बारे में कहती है कि पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था। जिस एरिया में लेखक लोग रहते थे, उस एरिया को वो जानती नहीं थी। फिर भी एक बार ऐसा हुआ था कि उसकी माँ ने, जो उनकी बहू बेटे के साथ रहने को गई थी, पर वहाँ रह नहीं पाई और फिर से चली आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को लिख दिया है, वह भी आ जाएगा, चैत में शादी होगी। तो यहाँ पर कहानी का एक रोचक अंश है यहाँ पर कि माँ का लिखा हुआ पत्र, उनकी लिखी हुई चिट्ठी लेखक को मिला था। उसमें माँ ने लिखा था कि तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को भी लिख दिया है, मतलब बता दिया है, वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। चैत मतलब एक महीने का नाम, उस समय शादी होगी। और शादी होती है कि नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।